Okay, welcome to the next class of Sharma's Gurukul, part 7 of lesson number 2 solution, है ना। लास्ट टॉपिक है सॉल्यूशन का एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। इससे पहले हमने डिस्कस किया हुआ है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, डिफरेंट वैरायटीज ऑफ सॉल्यूशन, सारी चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको प्रीवियस लेक्चर देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल को देख सकते हैं, अगर आपको देखने हैं तो। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। अब मॉलिक्यूलर मास तो हमें पता है कैसे निकाला जाता है। कंपाउंड्स थ्योरेटिकली अगर हमें निकालने को बोले तो हम क्या करते हैं, एलिमेंट्स जो होते हैं जिस भी रेशियो में प्रेजेंट है उनका जो मास है वो निकालते हैं, एंड आफ्टर डूइंग द सम टोटल वी गेट द मॉलिक्यूलर मास। ये कैलकुलेटेड मास हो गया, मतलब थ्योरेटिकल मास है जो हमने निकालना सीखा है। लेकिन अभी जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज हमने इस लेसन के अंदर इससे पहले पढ़ी हुई है, उसके अंदर हमने क्या निकालना सीखा था, प्रैक्टिकली हाउ टू फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द अननोन सोल्यूट। हर बार अलग अलग क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज में हमारा एम क्या था, यही था टू फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अननोन सोल्यूट, है ना। तो वो हमें चाहिए होता है जब हम जब कंपाउंड से रिसर्च किए जाते हैं तो उनका मॉलिक्यूलर मास जो है वो निकाला जाता है। तो दीज आर द वेज बाय विच द मॉलिक्यूलर मास कैन बी कैलकुलेटेड, ठीक है। लेकिन जो हमने पढ़ा था अब तक दैट वाज ओनली थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट। ये मानकर चल रहे थे कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आइडियल है। आइडियल मीन्स व्हाट, उनका सोल्यूशन में जाकर के कुछ भी नहीं हो रहा है। लेकिन क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, दे आर डिपेंडेंट अपॉन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द सोल्यूशन एंड नॉट ऑन द केमिकल बिहेवियर। मतलब कहीं ना कहीं कुछ वेरिएशन तो है, सारे मॉलिक्यूल एक जैसे तो नहीं होते। तो तीन वैरायटी ऑफ मॉलिक्यूल्स है हमारे पास में। एक वो वैरायटी जो नो चेंज शो करते हैं, देयर इज नो चेंज इन द मॉलिक्यूल्स व्हेन दे आर डिसॉल्व्ड इन ए सॉल्वेंट। मतलब आपने अगर 10 मॉलिक्यूल्स डाले हैं सोल्यूशन में तो 10 केवल क्या हो जाएंगे, डिस्पर्स हो जाएंगे सॉल्वेंट के अंदर, बिखर जाएंगे इधर उधर। लेकिन उनके जो पार्टिकल्स है, मॉलिक्यूल्स है, उनके टुकड़े भी नहीं होंगे और ना ही कोई पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब आएंगे। मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो आपने जितने डाले थे उतने ही है। एक वो कैटेगरी। एक सेकेंड कैटेगरी होती है जिसके अंदर होता है डिसोसिएशन। डिसोसिएशन में क्या हो रहा है कि मान लो आपने एक ए बी मॉलिक्यूल है, आपने सोल्यूट है आपका, इफ यू हैव एडेड टू द सॉल्वेंट इट विल बी कन्वर्टेड इनटू ए प्लस एंड बी माइनस, है ना। जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, वो अपने सोल्यूशन में जाकर के क्या हो जाते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं। अपने उसके जो आयन्स होते हैं वो एक दूसरे से दूर दूर चले जाते हैं। तो एक डिसोसिएशन कैटेगरी है। और एक तीसरी कैटेगरी होती है सोल्यूट्स की, एसोसिएशन वाली। एसोसिएशन वाले में क्या होता है कि दो आपके पास अलग अलग, 2-3 अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं, वो इकट्ठे होकर के एक बड़ा पार्टिकल बनाते हैं। तो ये हो गया आपका एसोसिएशन वाला। ये कंसेप्ट अगर आपको याद है तो क्लास 11th के अंदर अपने हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ा हुआ है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर हमने इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ा। इंटरमॉलिक्यूलर में एक एग्जाम्पल दिया हुआ था एसिटिक एसिड का, है ना। तो CH3C डबल बॉन्ड OH, है ना, ऐसा ही मॉलिक्यूल होता है एसिटिक एसिड का। एक और मॉलिक्यूल हम अगर लेंगे CH3C डबल बॉन्ड OH, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसमें बनती है, एक हाइड्रोजन और नेबरिंग ऐसा एटम चाहिए विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। मैंने आपको हिंट भी दी थी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए फोन यूज करना होता है, मतलब FON, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। तो ऑक्सीजन हमारे पास यहाँ पर है, तो डेफिनेटली ये हाइड्रोजन जो है ये यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग इस तरीके से बनाएगा। तो ये दो मॉलिक्यूल मिलकर के इसका एक बड़ा पार्टिकल बन गया, तो इसको बोलते हैं एसोसिएशन। डिसोसिएशन का एग्जांपल अपने पास कॉमन सॉल्ट है कि कॉमन सॉल्ट अगर आप वाटर में डिजोल्व करोगे NaCl को तो इट विल फॉर्म Na प्लस एंड Cl माइनस, है ना। बेंजीन का अगर मॉलिक्यूल है तो बेंजीन के मॉलिक्यूल में कुछ भी नहीं होगा भैया, वो ना एसोसिएट होगा ना डिसोसिएट होगा। तो इस तरीके के 3 अलग अलग वैरायटी के आपके पास सोल्यूट्स अवेलेबल हैं, है ना। तो क्या होता है कि क्योंकि क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है, तो ये नंबर ऑफ पार्टिकल वैरी करने से थ्योरेटिकल और कैलकुलेटेड, उसकी वजह से आपकी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यूज भी अलग अलग आएंगी। तो अगर आप अननोन सोल्यूट का मॉलिक्यूलर मास निकालने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली इस तरीके की जो केसेस होंगी, ये दो वाली, इसके अंदर क्या होगा कि आपका ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास जो होगा वो कैलकुलेटेड मास के मुकाबले अलग आएगा, है ना। इसका मतलब देयर विल बी सम चेंज। तो उसी को हमने कहा है एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, ठीक है ना।
तो ये एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास को करेक्शन देने की तो डेफिनेटली हमें जरूरत पड़ेगी। नाउ ये जो करेक्शन दिया जाता है दैट इज गिवन बाय ए फैक्टर कॉल्ड एज वांट ऑफ फैक्टर विच इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर आई। आई से उसे रिप्रेजेंट करते हैं। एंड हाउ टू कैलकुलेट ऑब्जर्व्ड प्रॉपर्टीज अपॉन कैलकुलेटेड प्रॉपर्टीज। अब हमने कौन कौन सी प्रॉपर्टीज पढ़ी? क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी 4 पढ़ी है। एक पढ़ा है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। उसकी मदद से अगर आप आई निकालने की कोशिश करते हो तो उसमें हम किसके बारे में बात करते हैं? वी स्टडी अबाउट द चेंज इन द वेपर प्रेशर एंड लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हम पढ़ते हैं डेल पी। तो ऑब्जर्व्ड डेल पी डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड डेल पी होता है। अगर ये आप निकालोगे थ्योरेटिकल वैल्यू और प्रैक्टिकल का कंपैरिजन करोगे यू विल गेट वांट ऑफ फैक्टर आई। अगर आप एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट निकालना चाहे उसकी मदद से आई निकालने की कोशिश करो तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की मदद से अगर आप निकालते हो आई तो दैट इज इक्वल्स टू व्हाट? ऑब्जर्व्ड क्या हो जाएगा आपका? क्या निकालते हैं उसके अंदर? चेंज इन द बॉइलिंग पॉइंट टीबी डेल टीबी डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड डेल टी बी हो गया आपका। देन इसके बाद में अगर आप डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की मदद से करोगे, फ्रीजिंग पॉइंट की मदद से कर रहे हो आई निकालने की कोशिश तो क्या आ जाएगा? ऑब्जर्व्ड डेल टी एफ डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड डेल टी एफ हो गया। और अगर आप ऑस्मोटिक प्रेशर उसकी मदद से आई निकालने की कोशिश करते हो तो क्या निकालोगे? ऑब्जर्व्ड पाई वैल्यू डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड पाई वैल्यू। मतलब इस तरीके से आप ये क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज की थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल डाटा वैल्यूज की मदद से वांट ऑफ फैक्टर आई निकाल सकते हो। हाँ, लेकिन हमारा एम क्या है? व्हाट वी वांट टू फाइंड आउट इज मॉलिक्यूलर मास, है ना। मॉलिक्यूलर मास हमें निकालना है तो हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। एक्चुअली यहाँ पे क्या है कि भैया नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करता है कि तो यहाँ पे आई को हम नंबर ऑफ पार्टिकल में अगर डिफाइन करने की कोशिश करें तो डेल आई इज इक्वल्स टू चेंज इन द ऑब्जर्व नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय नॉर्मल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, है ना। ऑब्जर्व नंबर ऑफ पार्टिकल मतलब आपके सोल्यूशन में कितने होते हैं। अपन ने 3 वैरायटी ऑफ सोल्यूट देखे, एक जो एसोसिएट डिसोसिएट नहीं हो रहे हैं, एक वो जो डिसोसिएट हो रहे हैं, एक वो जो एसोसिएट हो रहे हैं। उस पर डिपेंड करेगा कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द सोल्यूशन कितने होंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में कितने बन रहे हैं डिवाइडेड बाय नॉर्मल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, है ना। तो इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं? वांट ऑफ फैक्टर आई निकल सकता है और उसी की मदद से हम लोग मॉलिक्यूलर मास से भी कंपेयर कर सकते हैं। तो उस केस में क्या हो जाएगा? आई इज इक्वल्स टू नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास। तो नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास अगर कैसे निकालेंगे हम? नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल्स टू व्हाट? नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल्स टू व्हाट? आई इंटू ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको कि अब कैसे निकालोगे नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। वांट ऑफ फैक्टर अगर आपके पास है आई की वैल्यू, उसमें आप ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास जो है वो अगर मल्टीप्लाई कर दोगे यू विल गेट द नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, है ना। अब इसके अंदर ये चीज देख लो, अगर ये दोनों चीजें हम कंपेयर करते हैं तो अगर मान लो आपका नॉर्मल और ऑब्जर्व दोनों मॉलिक्यूलर मास सेम है, मतलब इफ द सोल्यूट पार्टिकल्स आर नॉट अंडरगोइंग एसोसिएशन एज वेल एज डिसोसिएशन, इन दैट केस आई विल बी इक्वल्स टू 1, दैट मीन्स नो एसोसिएशन और डिसोसिएशन। ठीक है, ना कोई एसोसिएशन हुआ है ना कोई डिसोसिएशन हुआ है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स सॉल्यूशन में उतरे ही हैं जितने आपने डाले हैं, ना उनका कोई डिसोसिएशन हुआ, ना उनके टुकड़े हुए हैं, ना ही वो आपस में कंबाइन होकर के उन्होंने अपना नंबर जो है वो
कम कर लिया है। अगर I की वैल्यू जो है दैट इज स्मॉलर देन 1, I की वैल्यू आपकी कम आती है, इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो पार्टिकल्स है दे आर अंडरगोइंग एसोसिएशन। ठीक है, उनका एसोसिएशन हो रहा है। इफ I इज ग्रेटर देन 1, आपकी I की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ रही है, दैट मीन्स दे आर अंडरगोइंग डिसोसिएशन। ठीक है, मतलब उनका डिसोसिएशन हो रहा है, वो आयनाइज हो रहा है। मतलब इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं दे विल हैव क्वांटम फैक्टर I वैल्यू ग्रेटर देन 1, है ना। और जिनका एसोसिएशन हो रहा है एसिटिक एसिड टाइप के मॉलिक्यूल्स, उनमें क्या होगा, I की वैल्यू जो आएगी दैट विल बी स्मॉलर देन 1। ठीक है, तो अब इसको अगर हम लोग जो हमने पुरानी जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, है ना, उनको अगर हम लोग प्रॉपरली लिखने की कोशिश करें तो कैसे लिखेंगे आप देखना। यहाँ पे वेपर प्रेशर का फॉर्मूला, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में हम फॉर्मूला कौन सा लगाते थे, पहला वाला P0 माइनस P अपॉन P0 इज इक्वल्स टू एक्स सोल्यूट। ये हमने फॉर्मूला लिखा था। हमें क्या करना है, यहाँ पे एक क्वांटम फैक्टर I मल्टीप्लाई करना है। नाउ दिस इज द परफेक्ट फॉर्मूला फॉर योर प्रैक्टिकल डाटा, कि अगर आपका एसोसिएशन डिसोसिएशन कुछ भी हो, क्वांटम फैक्टर I लगा दोगे आप साथ में, तो क्या हो जाएगा, आपको एग्जैक्ट जो है मॉलिक्यूलर मास वो आ जाएगा। इसके बाद में अगर हम सेकेंड बात करें, एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट, तो क्या था, डेल टीबी इज इक्वल्स टू केबी इंटू एम, है ना। इसमें भी हमें क्या करना है, फैक्टर I मल्टीप्लाई करना है। ऐसे ही अगर हम लोग लोअरिंग ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की अगर बात करें, तो डेल टी एफ इज इक्वल्स टू व्हाट, के एफ इंटू एम था, तो वहां पे भी हम क्या करेंगे, एक क्वांटम फैक्टर I मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। और ऑस्मोटिक प्रेशर अपना क्या था, तो फाई वी इज इक्वल्स टू एन आर टी है, तो इसमें भी हम लोग क्या लगा देंगे, क्वांटम फैक्टर I लगा देंगे। तो ये लगाने से अब क्या हो गया, आप जो प्रैक्टिकली जो डाटा मिलता है आपको, उसकी मदद से भी आप मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। नाउ दिस विल गिव यू द परफेक्ट आंसर। इसके बाद में क्या होता है कि अभी हमने ये वाली जो डाटा लिखी, इसमें तो क्या दिया कि हमने ये एज्यूम किया कि पूरे के पूरे मॉलिक्यूल या तो डिसोसिएट हो रहे हैं, 10 डाले तो 10 के 10 डिसोसिएट हो रहे हैं, 10 डाले तो 10 के 10 एसोसिएट हो रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली क्या होता है कि मान लो 10 मॉलिक्यूल डाले तो 10 में से 8 ही डिसोसिएट हो पाए, 2 हुए ही नहीं। एसोसिएट होने वाली की कंडीशन भी वही है कि भैया 10 डाले उसमें से कोई 6 ही एसोसिएट हो पाए, बाकी 4 तो सिंगल ही घूम रहे। मतलब उसमें क्या करना पड़ेगा, हमें डिग्री ऑफ एसोसिएशन और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी लगाना पड़ेगा, अल्फा, जो कि हमने क्लास 11th में ऑलरेडी पढ़ रखा है ना। तो डिग्री ऑफ एसोसिएशन कैसे निकालेंगे, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट अंडरगोइंग एसोसिएशन डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, है ना, टोटल नंबर ऑफ मोल्स टेकन। आपने थ्योरेटिकली कितने लिए हैं मोल्स, वो अपन डिनोमिनेटर में डालेंगे। दिस हाउ यू विल गेट डिग्री ऑफ एसोसिएशन अल्फा, है ना। तो इस तरीके से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में भी ये होगा कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स विच हैव अंडरगॉन डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स यू हैव टेकन अप, आपने कितने लिए हैं, उससे आपको अल्फा आ जाता है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन, वो आपको साथ में लगा करके देन यू विल गेट द एग्जैक्ट आंसर। नाउ विल गो फॉर फ्यू न्यूमेरिकल्स, ओके। चलो, नाउ सी हियर, a deci normal solution of NaCl exerts an osmotic pressure of 4.6 atm। osmotic pressure का दे रखा है यहाँ पे at 300 Kelvin, calculate its degree of dissociation, है ना। एक तो अपने को पहली चीज समझ में आएगी, अपने को osmotic pressure का फॉर्मूला लगाना है। मतलब अपने को क्या क्या चाहिए, पाई चाहिए, वो जो कि हमें दे रखा है, V वॉल्यूम हमें चाहिए सोल्यूशन का, है ना, और R गैस कांस्टेंट वो आपको पता होना चाहिए वैल्यूज की, T टेम्परेचर आपको दे रखा है ना। अब डेसी नॉर्मल सोल्यूशन बोला, अब क्योंकि NaCl है तो NaCl में नॉर्मेलिटी और मोलारिटी एक ही होती है उसकी, क्योंकि पॉजिटिव आयन का चार्ज क्या है, +1 है, तो वो डेसी बोला में 0.1 आ जाएगा, ठीक है ना, उसका कंसेंट्रेशन। तो ये हो जाएगा उसकी नंबर ऑफ मोल्स उसके। देन इसके बाद में अपन बात करें तो सबसे पहले हमें क्या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बात करनी, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक इक्वेशन लिखेंगे NaCl, उसका डिसोसिएशन कैसा हो भैया, Na+ और Cl माइनस के अंदर। ये था इनिशियल कंडीशन, ठीक है। अब इनिशियल कंडीशन में ऐसा एज्यूम करें कि इसका नंबर ऑफ मोल्स 1 है, तो आपके इसके क्या होंगे, आयन्स के 0 होंगे। इक्विलिब्रियम जब अटेंड होगा
तब क्या हो जाएगा, मान लो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हम अल्फा मान के चल रहे हैं, तो 1 माइनस अल्फा हो जाएगा और उतने ही अल्फा पार्टिकल्स आपके Na और Cl के बनेंगे, राइट। अब हमारा I क्या होता है, I इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय नॉर्मल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो अपन सॉल्यूशन में नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन में तो सारे ही होंगे ना, ये NaCl के जो नहीं डिसोसिएट हो पाए वो भी है, Na प्लस के भी है, Cl के भी, तो इन सब आपको प्लस करना है, मतलब इज इक्वल्स टू व्हाट, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा, तो ये तो आपके कैंसिल हो गया, मतलब 1 प्लस अल्फा हो गया आपके पास, ये सॉल्यूशन क्या हो गया, मतलब I इज इक्वल्स टू व्हाट, 1 प्लस अल्फा, है ना। और डिनोमिनेटर में नॉर्मल कितने अपन ने किससे शुरू किया था, 1 से, मतलब ये डिवाइड बाय 1, मतलब आपके पास I इज इक्वल्स टू व्हाट, 1 प्लस अल्फा हो गया। अब आपका ऑस्मोटिक प्रेशर वाला फॉर्मूला क्या है, पाई वी इज इक्वल्स टू nRT, लेकिन क्योंकि वांट ऑफ फैक्टर लगाना है तो आई भी हमें यहाँ पे लगाना पड़ेगा। अब पाई की वैल्यू आपको क्या दे रखी है, 4.6 atm, है ना। तो ये दे रखी है आपको पाई की वैल्यू, वॉल्यूम आप 1 लीटर लेंगे तो दैट इज इक्वल्स टू 1, आई अभी हमने निकाला 1 प्लस अल्फा, नंबर ऑफ मोल्स जो है वो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे, क्योंकि क्या बोला है, डेसी नॉर्मल है, मतलब 0.1 हो गया आपका, आर आपका गैस कांस्टेंट है, मतलब 0.0821 हो गया। देन टेम्परेचर आपको दे रखा है 300 केल्विन है भी आपका टेम्परेचर। अब इसको कैलकुलेट करो, यू हैव टू फाइंड आउट द आंसर ऑफ अल्फा। सो नाउ दिस आंसर इज 0.868, इसको परसेंटेज निकालेंगे तो 86.8% डिसोसिएशन हो जाएगा। तो इस तरीके से वांट ऑफ फैक्टर यूज करके आप निकाल भी सकते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, एसोसिएशन, मॉलिक्यूलर मास, वांट ऑफ फैक्टर, सारी चीजें हम निकाल सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस लेसन। इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड विल बी कमिंग सून विथ अ न्यू लेसन। थैंक यू।